नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव इस परिचर्चा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा करेंगे। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति के प्रमुखतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा दूसरा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांतवादियों की मान्यता है कि राज्य का जन्म जानबूझकर लोगों द्वारा किए गए करार से हुआ है। यह करार आदिम मनुष्यों ने उस समय किया था जब वे प्राकृतिक अवस्था को पार कर रहे थे। सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों परंपराओं में मिलता है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में महाभारत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत की झलक दिखाई देती है। वहीं पाश्चात्य परंपरा में यूनान के सोफिस्ट एवं एपिक्यूरियन विचारकों के विचारों में इस सिद्धांत का समर्थन मिलता है। रोम के विचारक पोलिबियस सिसरो भी इस सिद्धांत के समर्थक थे। हुकर भी इस सिद्धांत का समर्थक था। किंतु सामाजिक समझौता सिद्धांत की सबसे अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करने का श्रेय 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के दो प्रमुख विचारकों टॉमस हॉब्स और जॉन लॉक तथा 18वीं शताब्दी में फ्रांस के विचारक जीन जैकब रूसो को जाता है। इन तीनों विचारकों ने अपने भिन्न भिन्न उद्देश्यों के अनुरूप भिन्न भिन्न रूप से सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है। आइए इन तीनों के सिद्धांतों पर संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। इन तीनों विचारकों ने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था एवं सामाजिक समझौते की कल्पना का चित्रण भिन्न भिन्न रूपों में किया है। सबसे पहले हॉब्स के विचारों को लेते हैं। हॉब्स मानव स्वभाव के संदर्भ में वर्णन करते हुए कहता है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी एवं निर्मम होता है। वह अहंकारी एवं शक्ति का पुजारी होता है। उसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जीवन शक्ति प्राप्ति की अविश्रांत इच्छा है। उसने मानव में भय, अहंकार, स्वार्थ, असुरक्षा की भावना को देखा था और उसके अनुरूप मानव स्वभाव का ऐसा विवेचन प्रस्तुत किया था। इस मानव स्वभाव के आधार पर वह अपनी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहता है कि प्राकृतिक अवस्था झगड़े, हिंसा की अवस्था थी। उसमें मनुष्य का जीवन एकाकी, दिनहीन, घृणित, पाशविक तथा क्षणभंगुर था। प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से भय था। अतः इस समय की प्राकृतिक अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चरितार्थ था। हॉब्स के अनुसार जिसको मार सको मारो, जो हड़प सको उसे हड़प लो, ऐसी प्राकृतिक अवस्था की भयावह कल्पना थी। फिर भी इस अवस्था में प्राकृतिक कानून और आत्मरक्षा के नियम जैसी व्यवस्था चरितार्थ थी। हॉब्स के अनुसार 14 प्राकृतिक नियम थे जिन्हें वह बुद्धि की सलाहें कहता है। हॉब्स इस प्राकृतिक अवस्था के अनुरूप अपने सामाजिक समझौते का वर्णन करते हुए कहता है कि प्राकृतिक नियम के होने के बावजूद एक शक्ति संपन्न संस्था के अभाव में नियमों के पालन तथा अधिकारों का उपयोग मनुष्य स्वेच्छा से किया करता था। इसी कारण लोगों ने राज्य संस्था की कमी महसूस की और इस कमी को दूर करने के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया तथा राज्य का या कॉमनवेल्थ का निर्माण किया। हॉब्स के मतानुसार मनुष्यों के सामाजिक समझौते का मुख्य उद्देश्य था एक ऐसी प्रमुख सत्ता स्थापित करना जो अत्याचारियों को दंडित कर सके तथा निर्बलों की रक्षा कर सके। हॉब्स अपने सामाजिक समझौता का इन शब्दों में वर्णन करता है। मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को इस शर्त पर अधिकार देता हूँ और अपने आप को शासित करने के अधिकार को छोड़ता हूँ ताकि आप भी अपना अधिकार दे दें और इसके सब कार्यों को उसी रूप में अधिकृत करें। हॉब्स के अनुसार समझौता मनुष्यों ने आपस में मिलकर किया, इसीलिए प्रभुसत्ताधारी इस समझौते का भागीदार नहीं है क्योंकि यह पहले से मौजूद नहीं था बल्कि उसका समझौते के बाद आया है। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते में मनुष्यों ने अपने समस्त अधिकार एवं स्वतंत्रता को सदा के लिए त्याग दिया, अतः उन्हें राज्य सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हॉब्स अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। अब आते हैं लॉक के मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था एवं सामाजिक समझौता के विवेचन पर।
हाब्स के विपरीत लाक मानव को शालीन व्यवस्था प्रिय बताता है। वह उसे विवेकवान तथा नैतिक नियमों का पालन करने वाला बताता है। वह मानता है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा और विवेकशील प्राणी है। विवेकपूर्ण होने के कारण ही वह स्वेच्छापूर्वक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता है। इसके अनुरूप लाक अपनी प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि यह अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और सुरक्षा से युक्त थी। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी, वरन उसके अंतर्गत यह नियम प्रचलित था, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक कानून का अर्थ नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित हैं। किंतु यह प्रश्न उठता है कि जब प्राकृतिक अवस्था सहयोग एवं शांतिपूर्ण थी तो सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाब्स इसका उत्तर देते हुए कहता है कि इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थीं जो निम्नवत हैं। पहला, प्राकृतिक नियम अस्पष्ट थे। दूसरा, नियमों की व्याख्या के लिए निष्पक्ष न्यायाधीशों का अभाव था। तीसरा, नियमों को क्रियान्वित करने वाली शक्तिशाली सत्ता का अभाव था। अतः ऐसी स्थिति में व्यवस्था लाने के लिए सभी आपस में समझौता करते हैं और तय करते हैं कि वे स्वयं फैसला लेने एवं अपने मसले में स्वयं न्यायाधीश बनने के स्थान पर प्राकृतिक अधिकार को पृथक पृथक व्यक्तियों के स्थान पर संपूर्ण समाज को सौंपते हैं। इस प्रकार राज्य की प्रभुसत्ता असीमित नहीं वरन शर्तों से बंधी है। लाक ने समाज की स्थापना एवं राज्य की स्थापना में भी विभेद किया है। लाक के मत में यह समझौता प्राकृतिक अवस्था में सब व्यक्तियों ने मिलकर सब व्यक्तियों के साथ किया, जिससे समाज और उसके बाद एक दूसरे समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई। एक सामाजिक समझौता हुआ और एक दूसरा राजनीतिक समझौता हुआ। इस प्रकार लाक ने सीमित संप्रभुता या सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है। अब आते हैं रूसो के प्राकृतिक अवस्था के विवेचन पर। रूसो ने माना है कि मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए रूसो मानता है कि मानव की प्रकृति का निर्माण करने वाली 2 मौलिक प्रवृत्तियां हैं। पहला आत्मा प्रेम तथा दूसरा सहानुभूति। मनुष्य प्रकृति से अच्छा है। रूसो के अनुसार मनुष्य में स्वार्थ हित की भावना के अतिरिक्त परोपकार और दया की भावना भी मौजूद रहती है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के गुणों से युक्त मनुष्य में धन एकत्र करने की लालसा थी, परंतु घृणा, द्वेष, बैर तथा अहंकार आदि दुर्गुणों से वह मुक्त था। रूसो का मत है कि प्राकृतिक मनुष्य में भविष्य के प्रति चिंता नहीं थी, इसीलिए इसकी आवश्यकताएं सीमित थी और प्रत्येक मनुष्य निर्भय, संतुष्ट और शांतिपूर्ण था। इस प्रकार रूसो ने मानव को दयालु व मिलजुल कर आपसी सहयोग से जीवन यापन करने वाला माना है। वह मानता है कि वह सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। वह मानव को सभ्य जंगली या बर्बर सभ्य की उपाधि देता है। अब आते हैं रूसो की प्राकृतिक अवस्था के विवेचन पर। रूसो का मत है कि मनुष्य न तो नैतिक है और न ही अनैतिक। वह इनसे अपरिचित सभ्य जंगली की तरह है। वह आदिकालीन सादगी का जीवन व्यतीत कर रहा है। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकी। सभ्यता के विकास, भौतिक संस्थानों के उदय तथा संपत्ति के उदय के साथ प्राकृतिक अवस्था दूषित हो गई और उसमें अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गईं। रूसो के शब्दों में संपत्ति ने समाज में सरबड़ी की भांति प्रवेश किया। इसने समाज में ईर्ष्या, संघर्ष, हिंसा को जन्म दिया। प्राचीन काल से चली आ रही शांति, सहयोग,
तुष्टता का अंत हो गया और असमानता का जन्म हुआ। इस संघर्ष ने सादगी एवं प्रसन्नता को समाप्त कर दिया। इसी समय जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि पर कब्जे का संघर्ष प्रारंभ हो गया। व्यक्ति एक स्थान पर घर बाड़ बनाकर रहने लगा। इसी समय परिवार, निजी संपत्ति, कानूनी संस्थाओं का उदय हुआ। इस समय अनेक बुराइयों ने जन्म लिया। रूसो ने इसी को ध्यान में रखकर कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ, परंतु वह सर्वथा बंधनों में बंधा है। व्यक्ति संपत्ति के ऊपर प्रकाश डालते हुए रूसो कहता है, वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने एक भूभाग को घेर कर यह कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसे उस पर विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति मिल गए थे। इस प्रकार रूसो के अनुसार धीरे धीरे स्थिति अराजक होती गई और इस अराजक स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। समझौते के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति समाज को सौंपता है और समझौते के बाद निर्मित समाज से अविभाज्य अंग के नाते पुनः सामूहिक रूप से प्राप्त कर लेता है। रूसो कहता है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और समूची शक्ति को अन्य सबके साथ संयुक्त रूप से सामान्य इच्छा के निर्देशन में रखते हैं और हम अपने सामूहिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति को समष्टि के अविभाज्य अंग के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को पोषित करने के लिए किया है। इस प्रकार हम देखें तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के मान्यताकारों में से कुछ लेखक इसे पूर्व नागरिक या पूर्व राजनीतिक युग को पूर्व सामाजिक भी मानते हैं, अर्थात उस युग में समाज भी न था। इसी तरह प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के आपसी संबंध प्राकृतिक नियम के अनुसार होते थे। सामाजिक संविदा के समर्थक इस विषय पर एकमत नहीं हैं कि यह प्राकृतिक नियम वास्तव में किस तरह का था। यह प्राकृतिक अवस्था मनुष्य के लिए यह तो अत्यंत आदर्श थी, यह बहुत असुविधाजनक व असहनीय थी। इसीलिए लोगों ने शीघ्र ही इस प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाकर संविदा द्वारा राजनीतिक समाज कायम किया। संविदा के फलस्वरूप हर व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक स्वाधीनता कुछ या पूरी छोड़नी पड़ी और इसके बदले में उसे राजनीतिक कानून द्वारा मिलने वाली राज्य की छत्र छाया और सुरक्षा मिली। इस प्रकार संविदा की व्याख्या इस सिद्धांत के समर्थक अनेक प्रकार से करते हैं। कुछ लोग इसे सभ्य समाज की स्थापना का ही श्रेय देते हैं, पर कुछ लोगों की राय में इसके कारण सभ्य समाज की स्थापना तो हुई ही, साथ ही शासकों और शासितों में एक ऐसा करार भी हुआ जिससे एक विशेष प्रकार की सरकार बनी। पहले प्रकार की संविदा को सामाजिक संविदा और दूसरे प्रकार की संविदा को राजनीतिक या सरकार संबंधी संविदा कहते हैं। प्रारंभिक या सामाजिक संविदा तो व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के साथ या सम्मिलित रूप से उस समय हुई जब वे प्राकृतिक अवस्था पार कर रहे थे। दूसरी राजनीतिक या शासन संबंधी संविदा उसके बाद हुई। इसके भी दो पक्ष हैं, पहला प्रजा अपने सामूहिक रूप में और शासक या उसके प्रतिनिधि के साथ। एक दूसरा मतभेद सामाजिक संविदा सिद्धांत के समर्थकों में यह है कि कुछ लोग तो इस संविदा को एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं तो कुछ दूसरे लोग इसे ऐतिहासिक कल्पना मानते हैं जिसका उद्देश्य एक दार्शनिक सत्य की ओर संकेत करना है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की अनेक विद्वानों ने आलोचना भी की है। उनका मानना है कि इस सिद्धांत का कोई वास्तविक आधार नहीं है। यह अनुमान करना कि आदिम मनुष्यों ने किसी खास समय इकट्ठे होकर आपस में करार या संविदा से राजनीतिक समाज की स्थापना की, इतिहास को गलत पढ़ना है। संविदा का विचार आदिम मनुष्य के बूते के बाहर की बात है। आज तक कोई इस बात का एक भी उदाहरण नहीं दे सका है कि आदिम अवस्था को पार करने वाले मनुष्यों ने कहीं जानबूझकर आपसी करार के द्वारा राज्य की स्थापना की। इस सिद्धांत के अनुसार आदिम मनुष्य का दृष्टिकोण व्यक्तिगत ही अधिक था। यह सिद्धांत मानता है कि आदिम मनुष्य एक स्वतंत्र व्यक्ति था और दूसरे स्वतंत्र व्यक्तियों के साथ करार कर सकता था, परंतु आदिम काल के संबंध में की गई खोजों से यह साबित नहीं होता। आदिकाल के कानून व्यक्तिगत की अपेक्षा सामुदायिक अधिक थे। व्यक्ति की महत्ता बहुत कम थी। परिवारों को ही समाज की इकाइयाँ माना जाता था। संपत्ति पर सबका स्वामित्व था। कानून रिवाजों के रूप में था। व्यक्ति का समाज में एक निश्चित स्थान था।
ऐसी हालातों में राज्य जैसी एक महत्वपूर्ण संस्था के संबंध में व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक कोई संविदा करना संभव नहीं था। कुछ विचारक कहते हैं यदि हम मान भी लें कि आदिम मनुष्य अपनी सामाजिक चेतना में इतना आगे बढ़ चुका था कि वह संविदा कर सके, तो भी ऐसी संविदा का किसी भी प्रकार कानूनी महत्व नहीं है। किसी भी संविदा के वैध होने के लिए जरूरी है कि उसके पीछे राज्य की मंजूरी का बल हो। सामाजिक संविदा के पीछे ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि सामाजिक संविदा राज्य की स्थापना के पहले की चीज थी, बाद की नहीं। यदि प्रारंभिक संविदा ही वैध है तो उसके आधार पर की गई बाद की सभी संविदाएं उसी प्रकार अवैध होंगी और ऐसी संविदाओं से प्राप्त होने वाले अधिकारों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। कोई संविदा केवल उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो स्वयं इसे स्वीकार करते हैं, पर यह सामाजिक संविदा तो उन पीढ़ियों पर भी लागू मान ली जाती है जिसका उसमें कोई हाथ ही नहीं रहा। यदि पूर्वज जो ने कोई संविदा किया तो उसे मानने के लिए वर्तमान पीढ़ी मजबूर नहीं है। प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक नियमों का विचार ही युक्तिसंगत नहीं है। इसमें यह मान लिया गया है कि राज्य की स्थापना से पहले जो कुछ था वह सब प्राकृतिक या स्वाभाविक था और उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब कृत्रिम है। इतिहास को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटने का कोई आधार नहीं है। हमारी आज की सभ्यता उतनी ही स्वाभाविक है जितनी पिछले समय में कभी बर्बरता स्वाभाविक थी। मनुष्य स्वयं प्रकृति का ही एक अंग है और राज्य मनुष्य की प्रकृति का सर्वोच्च विकास है। राज्य का विकास हुआ है, वह मशीन से ढलकर नहीं बना है। राज्य के संबंध में लोग जानबूझकर सौदा नहीं करते, बल्कि यह करार तो मनुष्य के स्वभाव में ही है। सामाजिक संविदा सिद्धांत में अधिकारों के संबंध में भी एक गलत धारणा है। सामाजिक संविदा सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सिद्धांत अधिकारों और कर्तव्यों की कल्पना समाज से अलग हटकर स्वतंत्र रूप में की गई है। हर युक्ति संगत विचार से अधिकार का आधार समाज की स्वीकृति ही है, अर्थात समाज एक ऐसे सार्वजनिक कल्याण को स्वीकार करता है, व्यक्ति का कल्याण जिसका स्वाभाविक और अभिन्न अंग होता है। अधिकार उन्हीं लोगों के बीच संभव है जिनकी प्रवृत्तियां और इच्छाएं विवेकपूर्ण हों, और सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार समाज के पहले की अवस्था में भी अधिकारों का होना संभव है। हमारी राय में बिना समाज के अधिकार नहीं हो सकते। बिना सामाजिक स्वीकृति के, बिना सामाजिक मान्यता के एवं राज्य के कानूनी संरक्षण के अधिकारों का होना संभव नहीं है। इसके साथ ही सामाजिक समझौता सिद्धांत इस रूप में भी असंगत है, क्योंकि यह राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, वरन मानव स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। सामाजिक समझौता सिद्धांत अनैतिहासिक भी है, क्योंकि इतिहास में कभी भी इस प्रकार के ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किए गए समझौते का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। इसके साथ ही यह अतार्किक भी है। प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य असामाजिक था, उसके अंदर विवेक, सहयोग, सामाजिकता का अभाव था। ऐसे में वह अचानक विवेकवान हो गया, समझौता कर राज्य का निर्माण कर देगा, यह अतार्किक प्रतीत होता है। किंतु फिर भी राज्य की उत्पत्ति तथा समाज में मनुष्यों के आपसी सही संबंध बतलाने वाले एक सिद्धांत के रूप में सामाजिक संविदा सिद्धांत सही नहीं है और आजकल इसका कोई समर्थक नहीं है। फिर भी इसमें सत्य का कुछ अंश है। यदि हम इस सिद्धांत को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, विशेषकर जिस रूप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसे बतलाया गया था, तो यह आवश्यक है कि हम यह समझ लें कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस लिए किया गया था। अब तक यह दावा किया जाता था कि राजनीतिक सत्ता का निर्माण ईश्वर स्वयं करता है और इसीलिए सत्ता की आज्ञा हमेशा मानी जानी चाहिए तथा राज्य को मनमाना शासन करने का अधिकार है। यह दावा सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रतिपादकों को मंजूर न था। सत्ता का और सत्ता की आज्ञा पालन का अधिक संतोषजनक कारण बताना उनका उद्देश्य था, ताकि वे दैवी अधिकार सिद्धांत के दावे को गलत साबित कर सकें। दैवी अधिकार सिद्धांत शासक की आज्ञाओं को चुपचाप पालन करने के लिए प्रजा को मजबूर करता है। उसके स्थान पर सामाजिक संविदा सिद्धांत ने इस मौलिक सत्य की स्थापना की कि राज्य को मनमाना शासन करने का अधिकार नहीं है और प्रजा राज्य की आज्ञा का पालन इसीलिए करती है कि वह राज सत्ता को अपनी स्वीकृति दे चुकी है। इस सत्य की खोज करके सामाजिक संविदा सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र का आधार बना।
इस सिद्धांत ने व्यक्ति की महत्ता पर और इस संभावना पर बल दिया कि मनुष्य की कोशिशों से राजनीतिक संस्थाओं में सुधार हो सकते हैं। इस सिद्धांत ने यह भी बताया कि राजनीतिक सत्ता अंततः जनता के हाथों में निहित है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के प्रेमियों ने इस सिद्धांत को पसंद किया, क्योंकि इस सिद्धांत ने निरंकुश सत्ता के अधिकारों पर रोक लगाने के उपाय सुझाए। जो लोग तर्क में रुचि रखते थे उन्हें इस सिद्धांत को अच्छा समझा, क्योंकि संविदा पर वाद विवाद हो सकता है, उसकी आलोचना की जा सकती है, उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, जबकि दैव विधि के संबंध में कुछ किया ही नहीं जा सकता। यदि हम इस सिद्धांत के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान न दें तो भी यह इसीलिए आकर्षक है कि यह मानव अनुभव के एक महत्वपूर्ण पक्ष पर बल देता है और लोकतांत्रिक समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद।